जय मध्य प्रदेश दोस्तों, स्वागत है आपका आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप चांचोड़ा बीनागंज में। मैं जितेंद्र मीना आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछला जो हमारा मध्य प्रदेश जीके का जो लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मध्य प्रदेश की राजधानियां कौन कौन सी हैं, यानी मध्य प्रदेश के जो नगर हैं इनके उपनाम, उसी से मिलता जुलता एक टॉपिक होता है, यानी स्पेशल उनको राजधानियों का दर्जा दिया है। और दोस्तों, मैंने एक बहुत बड़ी घटना कल आपको बताई थी, जो कि थी मध्य प्रदेश में जो भोपाल गैस कांड हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी। उसके बारे में मैंने आपको सारी डिटेल बताई थी। काफ़ी अच्छा आप लोगों का रिस्पांस मिला है उसको लेके दोस्तों। वैसे भी ये उसका जो दिवस होता है, यानी उसकी जो एक नियमित तिथि होती है, जिस तिथि को वो दुर्घटना हुई थी, तो 2 और 3 दिसंबर को वो मनाया जाता है। तो दोस्तों, कल उसका स्पेशल डे था, इसलिए हमने स्पेशल भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आपको बताया। और मध्य प्रदेश जीके का एक बहुत शानदार पार्ट होता है जिससे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा मैटर है वो है मध्य प्रदेश के प्रमुख नगरों के उपनाम। कल हमने पढ़ा था राजधानियों के बारे में। तो दोस्तों, राजधानियों का मतलब क्या होता है? किसी विशेष नगर को एक राजधानी है। राजधानी का मतलब किसी विशेष काम के लिए जो फेमस होता है उसको उस राजधानी के रूप में दर्जा दिया जाता है। तो ऐसे ही कुछ उपनाम हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख नगरों के, तो मैंने नक्शे में फिल करके कंप्लीट रखा हुआ है ताकि आप लोगों का कम समय में ले सकूं। आपका जो बहुमूल्य समय है उसमें से मैं आपका कम से कम समय लेना चाहता हूं, 30-35 मिनट दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा, और कम समय में बहुत ज़्यादा ज्ञान आप लोगों को देना चाहता हूँ, यानी आपके गागर में सागर भरना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। और पूरा वीडियो आपको देखना है क्योंकि वही पहल हमारी अभी तक जारी है। कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका सही जवाब किसने दिया है, सबसे अच्छा जवाब किसने दिया है, उसका नाम यहाँ अनाउंस किया जाएगा और फोटो दिखाया जाएगा। पिछला जो था वो क्लियर था, अब कल जिसने जवाब दिया था उसका यहाँ पर नाम अनाउंस किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज भी बड़ा शानदार जवाब उसने दिया है जिस व्यक्ति का यहाँ पर नाम बोलने वाला है। तो वीडियो आप पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे, और अंत में ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और अंत में ही उस व्यक्ति का नाम और फोटो दिखाया जाएगा जिसने सबसे सॉलिड, सबसे अच्छा और सबसे विस्तार से जवाब दिया है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख नगरों के उपनाम। तो दोस्तों, यहाँ से शुरुआत करते हैं पीछे से। मेरा वही स्ट्रक्चर और वही तरीका है कि मैं जिसके बारे में आपको बताते जाऊँगा उसको बोर्ड से साफ करता जाऊँगा, ताकि आप लोगों को जो इतना यहाँ पर बवंडर टाइप का जो दिख रहा है ये कम हो जाएगा और ये धीरे धीरे जो नक्शा है वो खाली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं जहाँ से हमारी नर्मदा नदी निकलती है, यानी अमरकंटक अनूपपुर से। तो दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश का अनूपपुर ज़िला पड़ता है। इस तरफ यहाँ पर मध्य प्रदेश का अनूपपुर ज़िला है और जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है उस जगह का नाम है अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। ठीक है दोस्तों, यानी मध्य प्रदेश का अनूपपुर ज़िला है और अमरकंटक यहाँ का एक शहर है जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होता है। तो ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है मध्य प्रदेश जीके के लिए। तो दोस्तों, अमरकंटक का उपनाम परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ज़्यादा ये प्रचलन में नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अमरकंटक का उपनाम क्या है। तो दोस्तों, अमरकंटक को कहा जाता है मध्य प्रदेश का रेणुकूट। क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश का रेणुकूट। हो सकता है आपको यहाँ पर ना दिखे तो आप लोग सुन लेना इसको। मध्य प्रदेश का रेणुकूट कहा जाता है किसको? अनूपपुर जिले के अमरकंटक शहर को। अब रीज़न हर चीज़ का हमें पता होना चाहिए। किसी का भी जो नाम है वो क्यों रखा है, किसी का भी नाम जो है वो किस आधार पर रखा है, यानी भाई सीधी सी बात, जब किसी से तुलना करते हैं तो निश्चित रूप से तुलना करते हैं तो उसके जैसे गुण उसमें होते हैं, इसलिए तो उसको उपनाम देते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं कि अपना जो चाचौड़ा है वो जम्मू कश्मीर है मध्य प्रदेश का, या हमारा जम्मू कश्मीर है, अब कह दिया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जम्मू कश्मीर जैसा लगता होगा, इसलिए तो मैंने जम्मू कश्मीर कहा है। तो रेणुकूट यहाँ पर कहा है अमरकंटक को, क्यों कहा है? क्योंकि रेणुकूट जो है ये कोयला उत्पादन के लिए फेमस जगह है। रेणुकूट
यहाँ पर कोयले का उत्पादन होता है। और अमरकंटक जो होता है अनूपपुर जिले में, यहाँ पर जो कोयला निकलता है उसकी कंडीशन सेम किसके जैसी है, रेणुकूट की। तो मध्य प्रदेश का रेणुकूट कहा जाता है अमरकंटक को। दोस्तों रेणुकूट यूपी का एक शहर है जो कि कोयले उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ अपना अमरकंटक जो है वो मध्य प्रदेश का रेणुकूट है। अब दूसरी विशेष बात ये दोस्तों, कोयले के बारे में जब हम खनिजों के बारे में पढ़ेंगे तो सारी डिटेल्स इनकी पढ़ेंगे। ये पूरा क्षेत्र जो होता है कोयला भंडारण क्षेत्र है, विशेष रूप से शहडोल है, सिंगरौली है, सबसे मोटी कोयला परत आपने पढ़ी होगी सिंगरौली में है, और शहडोल जो है सबसे बड़ी कोयला खदानें यहाँ पर है, बहुत बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो आपको सिर्फ अभी इतना याद रखना है कि मध्य प्रदेश का रेणुकूट किसको कहा जाता है, तो आप कहेंगे अमरकंटक को। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ इसको साफ कर देता हूँ, और आपसे मैंने पहले ही कहा है जो चीज़ मैं आपको बता दूंगा उसको साफ कर दूंगा ताकि आपका नक्शा खाली खाली दिखने लगे और आपको अच्छा लगने लगे। ठीक है दोस्तों, तो ये एक हमारी कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन है कटनी पे आ जाइए। मध्य प्रदेश की दूसरी कंडीशन है कटनी। कटनी आपने सुना होगा, जबलपुर जिले में आता है। जबलपुर कटनी ऐसे मैंने संभागों के बारे में नहीं बताया था क्या? तो जबलपुर से अलग होकर बना है कटनी 1998 में। ये मैंने आपको जिले और संभाग में सब चीज़ें क्लियर करवाई हैं। तो जबलपुर से जब अलग होकर कटनी बना है तो कटनी किस उपनाम के लिए फेमस है ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों कटनी को कहा जाता है चूना नगरी। क्या कहते हैं? चूना नगरी। कटनी को कहा जाता है चूना नगरी। विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा है कि मध्य प्रदेश की चूना नगरी किसको कहते हैं? कटनी को। अब चूना नगरी कहने का रीजन क्या है? तो भैया चूना ज़्यादा होता होगा, यहाँ पे चूना बनता होगा इसलिए चूना नगरी कहते हैं। दूसरी बात, एक और विशेष क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीमेंट कहाँ बनता है? तो दोस्तों वो यही क्षेत्र है, कटनी जबलपुर के आसपास का क्षेत्र जहाँ सबसे ज़्यादा सीमेंट बनाया जाता है। तो चूना नगरी जो है मध्य प्रदेश की किसको कहा जाता है? कटनी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कटनी, ये हमारा एक कंडीशन कंप्लीट होती है। दूसरी स्थिति पे अगर जाए तो दोस्तों कल मैंने आपको बता दिया सिंगरौली के बारे में। ये मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है, इसके बारे में मैं आपसे ज़्यादा नहीं कहूँगा। सिंगरौली में एक तहसील है सिंगरौली जिले की वेड़न, जहां मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन किया जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को कहा जाता है। इसको मध्य प्रदेश का सिंगापुर भी कहते हैं, और ये मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। सीधी से अलग होकर ये बना है। तो कब बना है? तो 24 मई 2008 को बना है। और किस संभाग में आता है? तो रीवा संभाग के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, सरल सी बातें आप लोगों का क्लियर है, इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब एक विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढेरों परीक्षाओं में ये आता है। मध्य प्रदेश जीके की एक धरोहर है सफ़ेद शहर की भूमि, किसको कहा जाता है? रीवा को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सफ़ेद शहर की भूमि किसको कहेंगे? रीवा को कहेंगे, याद कर ही लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सफ़ेद शहर की भूमि किसको कहा जाता है? रीवा को कहा जाता है। दोस्तों रीवा के जस्ट पास में ही सतना पड़ता है। रीवा के जस्ट पास में ही सतना पड़ता है। अब सफ़ेद शेर को लेके यहाँ पर एक विशेष क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? सतना जिले में है मुकुंदपुर, सतना जिले में है मुकुंदपुर। ठीक है दोस्तों, जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको विशेष रूप से पता होगा मुकुंदपुर है सतना जिले में। और क्यों प्रसिद्ध है ये? हम सफ़ेद शेर की बात कर रहे हैं, तो सफ़ेद शेर का क्या क्वेश्चन यहाँ पे बनता है? तो सफ़ेद शेर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों, मुकुंदपुर सतना में बनाई गई है वाइट टाइगर सफारी। क्या है दोस्तों? वाइट टाइगर सफारी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा है। वाइट टाइगर सफारी कहाँ है? तो मुकुंदपुर सतना में है। सफ़ेद शेर की भूमि किसको कहते हैं? तो रीवा को कहते हैं। सफ़ेद शेरों को लेके दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है, तो वो क्वेश्चन है एक राष्ट्रीय उद्यान को लेकर। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? सफ़ेद शेर का क्या संबंध है? वही सफ़ेद शेर का संबंध है राष्ट्रीय उद्यान से, क्योंकि अब शेर ऐसे थोड़ी मिलते हैं कि गांवों में हैं,
या कहीं पर भी ऐसे घूमते फिर रहा है। अब सफ़ेद शेर वही रीवा में है, तो ये थोड़ी कि वही रीवा किसी सिटी में स्पेशल घूमते रहते हैं, जैसे गधे वगैरह घूमते रहते हैं ऐसे घूमते रहते होंगे। नहीं दोस्तों, शेरों को विशेष संरक्षण दिया गया है। और कहाँ संरक्षण दिया है? तो राष्ट्रीय उद्यानों में दिया गया है। स्पेशल राष्ट्रीय उद्यान होते हैं जिनको हम टाइगर रिजर्व कहते हैं। टाइगर रिजर्व कहते हैं तो ये वाइट टाइगर जो होते हैं ये यहाँ पर उमरिया जिला पड़ता है। उमरिया जिले में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश के उमरिया शहडोल जिले के अंतर्गत आता है, उसी में सफ़ेद शेरों का संरक्षण किया जा रहा है। तो सफ़ेद शेर कहाँ पाए जाते हैं? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। जब राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हम पढ़ाएंगे तो आपको विशेष रूप से इसकी सारी की सारी डिटेल्स बताई जाएगी। फिलहाल में आपको सफ़ेद शेर से संबंधित कुछ ही चीज़ें याद रखना है। तो सफ़ेद शेर यानी सफ़ेद शेर की भूमि कहते हैं रीवा को। वाइट टाइगर सफारी कहाँ है? तो मुकुंदपुर सतना में है। और किस राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ आपके क्लियर। इसके बाद आप आइए सतना में। सतना में वाइट टाइगर सफारी मैंने आपको बताई है, और ये क्वेश्चन कल मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि उपनाम ही पढ़ रहे हैं। राजधानियों का मतलब भी उपनाम ही होता है, एक प्रकार से किसी शहर की किसी से तुलना करके उसको राजधानी बना देना या उपनाम दे देना, एक ही बात होती है। तो सतना को हम संगीत राजधानी कहते हैं या संगीत नगरी कहते हैं सतना को। सतना में किसको? तो मैहर को। सतना जिले के अंतर्गत आता है मैहर। माँ शारदा का मंदिर है, त्रिकुटा पहाड़ी पर है, कल मैंने आपको बताया था। संगीत नगरी या संगीत राजधानी इसको कहते हैं, किसके कारण? उस्ताद अलाउद्दीन खां के कारण। एक प्रसिद्ध सरोद वादक थे, उन्हीं के नाम पर, और यहाँ मैहर बैंड भी स्थापित उन्होंने किया था। तो इन सब कंडीशंस के कारण मैहर को संगीत नगरी कहा जाता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है परीक्षाओं में मैहर से कि अलाउद्दीन का संबंध किससे है? अलाउद्दीन का संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से? तो दोस्तों ये है, अलाउद्दीन का संबंध मैहर से है और एक ओरछा से है। जब मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा कि भाई कैसे संबंध है इनका। तो आपको फिलहाल में जब बात आ चुकी है तो आपको दो क्वेश्चंस आपके जहन में सेट कर लेना है कि ओरछा से और किससे? मैहर से अलाउद्दीन का संबंध है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों अलाउद्दीन की। जब इनके बारे में इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा बताया जाएगा। गांवों में कहावत है, छोटे छोटे गांवों में ऐसी कहावतें हैं जो इस तरह किसी क्षेत्र के विशेष लोग बताते हैं कि जो माँ शारदा का मंदिर है वहाँ पर आज भी सुबह की आरती जो होती है वो आला और उदल करने के लिए आते हैं। कुछ लोग तो ऐसा तक कहते हैं कि वहाँ दीपक जलते हुए मिलते हैं और वहाँ पर फूल रखे हुए मिलते हैं। अब दोस्तों इस वास्तविकता इसमें है या नहीं है मैं आपसे नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है। ये कहावतें हैं, ऐसा सुना है मैंने तो आपको बताया है। तो इतनी कहानी सुना देने से कम आपको इतना तो याद हुआ ही होगा कि मैहर से संबंध है किसका? आला और उदल का। ठीक है, और ओरछा से संबंध है इनका, और मैहर को कहा जाता है संगीत नगरी या संगीत राजधानी, जो कि सतना जिले के अंतर्गत आता है। अब आती है बात दोस्तों छतरपुर की। छतरपुर के बारे में भी कल मैंने आपको बता दिया था। ये है छतरपुर जो होता है ये विशेष रूप से जाना जाता है किसके लिए? स्थापत्य कला के लिए। स्थापत्य कला राजधानी इसको कहा जाता है, कल मैंने आप लोगों को बताया था। ये स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, यानी पत्थरों पर जो कला की गई है उसके लिए प्रसिद्ध है। छतरपुर जिले में आता है क्या? खजुराहो। तो खजुराहो को स्थापत्य कला राजधानी कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम कल मैंने आपको बताया था खजूरवाहक है, और ये यहाँ पर कलात्मक मंदिरों के कारण प्रसिद्ध है। जो 85 यहाँ पर मंदिर हैं, जिसमें से लगभग 22 से 25 मंदिर अच्छी कंडीशन में है, बाकी सब ध्वस्त हो चुके हैं। और ये मैथुन श्रेणी को लेके हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैं कल आपको बता चुका हूँ, तो इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए जबलपुर पे। जबलपुर वेरी इंपॉर्टेंट सिटी मध्य प्रदेश के लिए, ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। कल हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी है जबलपुर, क्योंकि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है यहाँ पर। कल हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी है जबलपुर, तो ये भी आप हटा लीजिए क्योंकि इसके बारे में कल हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है कि मध्य प्रदेश को कहा जाता है मार्बल सिटी। क्या कहेंगे? मार्बल सिटी।
अब मार्बल क्या होता है, हिंदी में ट्रांसलेट करें तो संगमरमर होता है। तो संगमरमर नगरी भी तो कह सकते हैं भाई, मार्बल सिटी भी कह सकते हैं और संगमरमर नगरी भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं भाई, यहाँ मार्बल होता होगा, सरल सी बात है, हर बात बताना पड़ती है आप लोगों को, समझदार बनिए ना, नाम से पता लगाइए कि क्यों इसको कहते हैं मार्बल सिटी या संगमरमर नगरी। अब आपने पढ़ा होगा भेड़ाघाट जबलपुर, धुआंधार जलप्रपात, सब पढ़े होंगे आप लोगों ने क्वेश्चन, मोटे मोटे हाईलाइट क्वेश्चन तो लगभग सब पढ़ते हैं और आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे। तो भेड़ाघाट जो है ये संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है, जबलपुर के अंतर्गत ही आता है भेड़ाघाट जबलपुर। ठीक है, ढेरों परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है, थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको भेड़ाघाट के बारे में। भेड़ाघाट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है मध्य प्रदेश के लिए। जबलपुर और भेड़ाघाट दोनों नर्मदा नदी के किनारे है और जबलपुर जो होता है ये संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है और संगमरमर की नगरी कहते हैं किसको, जबलपुर को कहा जाता है। जब हम मध्य प्रदेश के खनिजों के बारे में पढ़ेंगे तो ये चीज़ें फिर से वापस आने वाली हैं। तो भेड़ाघाट जबलपुर में जो सफ़ेद संगमरमर पाया जाता है, उस सफ़ेद संगमरमर पे नर्मदा नदी का जब बहुत ऊंचाई से पानी गिरता है तो वो धुएं का जैसा दिखाई देता है, तो इसलिए इसको कहते हैं धुआंधार जलप्रपात। कहाँ बनता है, भेड़ाघाट जबलपुर में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जब हम जलप्रपातों के बारे में पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को फिर से वापस रिपीट किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से बनता है, कहाँ पर ये बनता है। तो फिलहाल में आपको इतना सा याद रखना है कि मार्बल सिटी या संगमरमर नगरी कहेंगे किसको, जबलपुर को, और संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है तो आप कहेंगे भेड़ाघाट, और संगमरमर नगरी कहते हैं तो जबलपुर को। कैसा संगमरमर, तो सफ़ेद संगमरमर। कैसा संगमरमर, सफ़ेद। पता कैसे लगाएंगे कि सफ़ेद है, भाई धुआंधार जलप्रपात बना है तो सफ़ेद संगमरमर पे ही बनेगा ना, तो ही तो कहेंगे धुआं, क्योंकि धुआं कैसा होता है, सफ़ेद होता है। अब मैं आपसे कहूँ कि रंगीन संगमरमर मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, तो आपके दिमाग में ये चीज़ तो आउट हो गई कि जबलपुर में तो नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ तो धुआंधार जलप्रपात बनता है और धुआंधार जलप्रपात तो सफ़ेद चट्टानों पे बनेगा। अगर धुआंधार जलप्रपात अगर वहाँ बनता है तो रंगीन चट्टान वहाँ नहीं हो सकती। अब क्वेश्चन बनता है दोस्तों, रंगीन चट्टान रंगीन संगमरमर कहाँ पाया जाता है, तो रंगीन संगमरमर दोस्तों होता है ग्वालियर क्षेत्र में, और सफ़ेद संगमरमर होता है कहाँ पे, जबलपुर और भेड़ाघाट में। तो भेड़ाघाट है संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध, और जबलपुर को कहते हैं मार्बल सिटी या संगमरमर नगरी। इसके बाद कल हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी और हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है लगभग। अब आइए दोस्तों सागर पे। ये है सागर, मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड सागर किसको कहते हैं, मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहते हैं सागर को। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, स्विट्जरलैंड कहेंगे किसको, सागर को। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि ये मध्य प्रदेश का सेंटर पॉइंट है, यानी मध्य प्रदेश के बीचों बीच स्थित जिला कौन सा है, सागर है। ठीक है दोस्तों, सागर मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहलाता है और मध्य प्रदेश का सेंटर पॉइंट है। अब दोस्तों स्विट्जरलैंड में भी एक कंफ्यूजन है, अब वो क्या है, क्लियर आपका होना चाहिए। आप आ जाइए नीचे खंडवा जिले में, खंडवा जिले में आप आएंगे तो यहाँ पर बनाया गया है मध्य प्रदेश का प्रथम जल पर्यटन केंद्र। क्या बनाया गया है, मध्य प्रदेश का प्रथम जल पर्यटन केंद्र, जिसका नाम है हनुवंतिया टापू। क्या नाम है, हनुवंतिया टापू। बड़ा ही प्रचलन वाला क्वेश्चन है दोस्तों, हनुवंतिया टापू। ठीक है, नाम तो याद हो गया होगा। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा हनुवंतिया टापू, और हनुवंतिया टापू जो है मध्य प्रदेश का प्रथम जल पर्यटन केंद्र है, और जल पर्यटन केंद्र होने के साथ ही इसको दर्जा दे दिया कि ये मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड है। ठीक है, क्लियर है। अब आप सोच रहे होंगे कि सागर को भी तो मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहते हैं, तो सागर को तो भैया पहले से ही कहते हैं, कुछ कंडीशन यहाँ पे बन गई स्विट्जरलैंड जैसी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको स्विट्जरलैंड का दर्जा भी दिया है।
अब क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो दोनों तो आएंगे नहीं भाई, है ना, या तो ए और बी दोनों करके इस तरीके से ऑप्शन आएगा या दोनों में से कोई एक आएगा। यानी नई बुक्स में ये दिया है, बाकी सभी पुरानी बुक्स में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ इतना ही मिलेगा कि मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड तो सागर है, मध्य प्रदेश का सबसे सेंटर पॉइंट क्या है तो सागर है। ये नया क्वेश्चन है जो कि खंडवा जिले में है, मध्य प्रदेश का प्रथम जलीय पर्यटन केंद्र जिसको हनवंतिया टापू कहा जाता है और इसको मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दो चीज आपकी क्लियर हैं, एक खंडवा जिले से क्लियर है, एक खंडवा जिले से क्लियर है और दूसरी है आपकी सागर से क्लियर है। सागर संभाग है और सागर एक जिला भी है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं मध्य प्रदेश के नेक्स्ट शहर पर। सिवनी को ले लीजिए दोस्तों। सिवनी मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है और सिवनी को कहा जाता है मध्य प्रदेश का लखनऊ। क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश का लखनऊ। किसको कहा जाता है? सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। क्या कहेंगे? लखनऊ। नाम तो आपने सुना होगा भाई, लखनऊ का बड़ा फेमस शहर है। कहाँ पर है लखनऊ? भाई उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। किसकी? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है किसको? सिवनी को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की उत्तर दिशा में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और मध्य प्रदेश में इसका एक उपनाम, मध्य प्रदेश के एक जिले का उपनाम है सिवनी। सिवनी का उपनाम है क्या? लखनऊ। याद हो गया होगा, सिवनी को कहते हैं मध्य प्रदेश का लखनऊ। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा कोई विशेष बात है नहीं इसमें कि लखनऊ कहने का रीज़न क्या है, तो सिंपल से आप कह सकते हैं कि तुलनात्मक तरीके से लखनऊ इसको कहा है। अब आएंगे आप बालाघाट। तो बालाघाट में मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं कल। मध्य प्रदेश में मैंगनीज राजधानी और तावा राजधानी बालाघाट को कहा जाता है। कल मैंने आप लोगों को बताया था। बालाघाट को मैंगनीज राजधानी कहने का रीज़न है कि यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान पाई जाती है जिसका नाम भारवेली है। और तावा राजधानी मलाजखंड, और मलाजखंड जो है एक जगह है, एक जो शहर है, वो टाउन जो भी है वो किस जिले में आता है? बालाघाट में। तो तावा राजधानी मलाजखंड बालाघाट को कहते हैं और मैंगनीज राजधानी भारवेली बालाघाट को कहा जाता है। ये कल मैंने आप लोगों को बता दिया, तो इसके बारे में मैं आप लोगों से विशेष चर्चा नहीं करने वाला हूँ। अब है दोस्तों छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। जबलपुर संभाग के अंतर्गत ही आता है और इसको कहते हैं मध्य प्रदेश का मोगली लैंड। मध्य प्रदेश का मोगली लैंड। अब स्पेशल इसको नहीं कहा जाता छिंदवाड़ा को। सिवनी छिंदवाड़ा में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसको कहते हैं हम पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इसी को इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। जब हम राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ेंगे तो इस चीज़ पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो होता है, यहाँ एक उत्सव मनाया जाता है इस राष्ट्रीय उद्यान में जिसको कहते हैं मोगली लैंड उत्सव। क्या कहेंगे? मोगली लैंड उत्सव। तो इसीलिए छिंदवाड़ा को या पेंच राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है, या इसी जगह जो होता है मोगली लैंड उत्सव मनाया जाता है। अभी तक दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा है वो इसी से पूछा है कि मध्य प्रदेश का मोगली लैंड किसको कहते हैं? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि छिंदवाड़ा को मध्य प्रदेश का मोगली लैंड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्लियर होगा। इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद नेक्स्ट जो होता है आपका, उस जगह का नाम है बैतूल। ठीक है दोस्तों, बैतूल जिले में जो वैशाली है, ये मैंने आपको भारत के बारे में जब पढ़ाया था तो इसको अखंड भारत का केंद्र माना जाता है बैतूल को। तो ये सिंपल सी बात है, ये आप लोग क्लियर कर लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ विशेष है नहीं। तो अब आते हैं भाई होशंगाबाद पे। तो होशंगाबाद जो है यहाँ पर पड़ता है होशंगाबाद। इसको होशंग शाह की नगरी कहा जाता है। क्या कहेंगे? होशंग शाह की नगरी। होशंग शाह की नगरी, होशंगाबाद को कहा जाता है होशंग शाह की नगरी। और होशंगाबाद जो है ये नर्मदा नदी के किनारे है। होशंग शाह नाम का जो एक मुस्लिम शासक था उसने होशंगाबाद को बसाया था, इसी के कारण होशंगाबाद को कहा जाता है होशंग शाह की नगरी। ठीक है दोस्तों, सरल सा क्वेश्चन है। होशंग शाह के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इतिहास में काफ़ी इसका जिक्र होता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे।
नेक्स्ट जो मैटर होता है दोस्तों वो है हरदा को लेके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरदा को लेके मध्य प्रदेश का पंजाब इसको कहा जाता है, किसको? हरदा को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी मध्य प्रदेश का जो पंजाब है वो हरदा को कहा जाता है। किस कारण इसको उपाधि दी है? तो गेहूं की उपज के कारण। ठीक है, आपने सुना होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है और प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा जो गेहूं की उपज होती है वो पंजाब में होती है। तो हेक्टेयर के हिसाब से सबसे ज़्यादा उपज जो होती है मध्य प्रदेश में वो हरदा में होती है, हरदा में, जो कि होशंगाबाद या नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है। इस कारण इसको मध्य प्रदेश का पंजाब या मिनी पंजाब कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद हो गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना है। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ही हैं, सब परीक्षाओं में आते ही हैं। आप अगर ऐसे आप कोई ऑब्जेक्टिव बुक्स उठा के देखें या पुराने क्वेश्चन पेपर देखें जो परीक्षा में आए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का संग्रह क्या क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का पंजाब या मिनी पंजाब कहा जाता है हरदा को, किस कारण कहा है? तो गेहूं की उपज के कारण। वो मैंने आपको बताया कि प्रति हेक्टेयर भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं की उत्पादन जो होता है वो पंजाब में होता है, इसलिए हरदा को मध्य प्रदेश का पंजाब या मिनी पंजाब कहा गया है। अब आते हैं दोस्तों रायसेन में। तो रायसेन में एक गुफा है जिसको हम कहते हैं भीमबेटका की गुफा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भीमबेटका की जो गुफा है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। रायसेन जिले में दोस्तों बड़ी 3 विशेष इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अगर आप देखें तो इतिहास के दृष्टिकोण से। बाकी क्वेश्चंस तो बहुत सारे बनते हैं रायसेन को लेके। भीमबेटका गुफा है, इसके बाद भोजपुर का मंदिर है और सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप है। इनके बारे में हमें जिक्र नहीं करना है ज़्यादा, क्योंकि इनके बारे में हम जब मध्य प्रदेश के जो मंदिर होते हैं या कोई भी जो ऐसी चीज़ें आएंगी जहाँ पर इनका जिक्र होगा वहाँ इनके बारे में पूरा विस्तार से और डिटेल से बताया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छुड़वाया जाएगा। और दोस्तों मेरा पूरा यकीन है कि आपको मैं इस तरीके से पढ़ाऊँ कि यूट्यूब पे आपको कोई ऐसा वीडियो ही ना मिले कि इतने डिटेल से कोई आपको पढ़ाए। ठीक है दोस्तों, वहाँ की मैं नहीं कह सकता है कि मेरे से अच्छा कोई नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि जहाँ हम हो वहाँ हम नंबर 1 हो, और नहीं है तो दोस्तों हमें बनने की कोशिश करना चाहिए। कोशिश करने में हमारा कुछ भी नहीं जाता। ऐसा हमने सुना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश हमें करते रहना है, कब तक? जब तक हम नंबर 1 ना बने। तो दोस्तों यहाँ पर है रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं हैं, भोजपुर का मंदिर है और सांची का स्तूप है। कल मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों से जो एक क्वेश्चन पूछा था कल मैंने कल आप लोगों से पूछा था कि यहाँ पर आपका जो छतरपुर ज़िला है उसमें खजुराहो आता है, खजुराहो आता है। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि खजुराहो में जो मंदिर हैं इनको विश्व धरोहर सूची में शामिल कब किया? तो दोस्तों 1986 में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। कल अपन लोगों ने इसके बारे में चर्चा की थी, खजुराहो के बारे में, और ये क्वेश्चन मैंने पूछा था। अब इतना सा क्वेश्चन पूछने के बाद मैंने आपको बताया था कि यूनेस्को जो होता है, जिसको हम विश्व धरोहर सूची की एक संस्था कहते हैं, यूनेस्को को, मैंने आपसे पूछा था कि 1986 में शामिल होने के बाद और क्या क्या इसमें विशेषता है, क्या आप इनके बारे में विशेष जानकारी दे सकते हैं। तो दोस्तों जैसे किसी क्रिकेट मैच में डबल विकेट लिया जाता है, 1 to 1 विकेट लिया जाता है, ऐसे ही आज भी दूसरे दिन ज़बरदस्त जवाब जो दिया है वो देवेंद्र मीना ने दिया है। देवेंद्र मीना ने बहुत शानदार जवाब दिया है। कमेंट बॉक्स में आप जाके देखें कि किस तरीके से जवाब दिया है। और इससे पहले भी एक कमेंट्स था शिवम मीना का, उसने भी बड़ा ज़बरदस्त आंसर दिया था। ठीक है, लेकिन सबसे सॉलिड जो जवाब दिया है वो देवेंद्र मीना ने दिया है। तो देवेंद्र मीना के लिए हम फिर से एक बार दुआएं करते हैं RBS कॉम्पिटिटिव ग्रुप की तरफ से कि इनका भविष्य उज्जवल हो, और ऐसे ही हमें कमेंट्स के माध्यम से डिटेल से जानकारी देते रहें। ठीक है दोस्तों, आज भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन खजुराहो की बात हुई तो मैंने बता दिया कल का जवाब किसने दिया है। और लास्ट तक आप वीडियो को देखते रहिए, अंत में आज भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये जो विश्व धरोहर सूची होती है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची, इसमें मध्य प्रदेश के 3 स्थल शामिल हैं। एक तो ये खजुराहो है, 1986 में शामिल हुआ है। इसके बाद सांची का स्तूप है, 1989 में शामिल हुआ है, सांची का स्तूप 1989।
और तीसरा जो स्थल है वो है भीमबेटका की गुफाएं, ये 2003 में विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई है। अब भीमबेटका की गुफाओं में है क्या विशेष, तो दोस्तों भीमबेटका की जो गुफाएं ये शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। शैल चित्रकला का मतलब क्या हुआ, पत्थरों पर कुछ चित्रकलाएं की गई हैं। अब दोस्तों अंतर समझना खजुराहो में और भीमबेटका की गुफा में। विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह माना जाता है भीमबेटका का गुफा समूह, और ये विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और अंतर हमें देखना है क्योंकि दोनों कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है। शैल चित्रकला और शैल स्थापत्य कला दो चीजें हैं। शैल चित्रकला का मतलब ये है कि पत्थरों पर चित्र बनाए गए हैं, कौन सी गुफा में, भीमबेटका की गुफाएं में। और स्थापत्य कला का मतलब है कि पत्थरों को उखेड़ कर कुछ आकृतियां बनाई गई हैं। लगभग सेम होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो उसके लिए स्थापत्य कला के लिए फेमस है खजुराहो और शैल चित्रकला के लिए फेमस है भीमबेटका की गुफाएं, जो कि रायसेन जिले के अंतर्गत आती हैं। और ये मध्य भारत का सोमनाथ भोजपुर मंदिर राजा भोज ने बनवाया है, रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। और सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया है, ये कहाँ पे आता है, रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर है ये सारी चीज़ें। अब आते हैं नेक्स्ट शहर पर, भोपाल पे ही आ जाइए। कल मैंने आपको भोपाल के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है। भोपाल यानी मध्य प्रदेश की राजधानी किसको कहते हैं, भोपाल को कहते हैं। और भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी कल बताई थी दोस्तों, क्या थी, नागपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है परीक्षाओं में। भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है, क्या कहेंगे, झीलों का शहर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, झीलों की नगरी किसको कहते हैं, भोपाल को कहते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और इसी के साथ दोस्तों 5 पहाड़ियों पर वसा नगर, 5 पहाड़ियों पर वसा नगर किसको कहते हैं, भोपाल को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 5 पहाड़ियों में से शायद मुझे 5 याद ना हो लेकिन कुछ तो याद है, मैं आपको बता देता हूँ। श्यामला हिल्स, अरेरा हिल्स, कटारा हिल्स, 3 हो गई। श्यामला हिल्स, अरेरा हिल्स, कटारा हिल्स, ईदगाह हिल्स, ईदगाह हिल्स, और शायद टीटी नगर हिल्स या ऐसे कुछ है, टीटी नगर हिल्स। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे पहले कहा था मुझे याद नहीं है लेकिन मैंने कोशिश की है बताने की। श्यामला हिल्स, अरेरा हिल्स, कटारा हिल्स, ईदगाह हिल्स, और याद नहीं आ रहा है कौन सा है, देख लेना आप लोग, है ना, मैंने आपसे पहले ही कहा है। श्यामला हिल्स, अरेरा हिल्स, कटारा हिल्स, ईदगाह हिल्स और टीटी नगर, ऐसे ही कुछ है, नगर के नाम से ही हैं, आप लोग क्लियर कर लेंगे। तो एमपी की राजधानी भोपाल को कहा जाता है, झीलों की नगरी या झीलों का शहर कहा जाता है। और 5 पहाड़ियों पर बसा नगर कौन सा है, भोपाल है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी का जो मैटर होता है ये क्लियर होता है। इसके बाद आते हैं दोस्तों बुरहानपुर पर। बुरहानपुर जो है मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, जो कि खंडवा से अलग होकर 2003 में बना है। इंदौर संभाग के अंतर्गत ये आता है। कितनी बार बताया है आपको, अब तो शायद याद हो गया होगा। बुरहानपुर यानी इसको कहा जाता है दक्षिण का प्रवेश द्वार या दक्कन का प्रवेश द्वार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतिहास को लेके, दक्षिण का प्रवेश द्वार। दोस्तों जब राजा महाराजाओं का समय अपने यहाँ मध्य भारत में चलता था, या मुगल वंश था, मुगल वंश से पहले जो भी राजवंश आए हैं या इसके बाद जो अंग्रेज आए हैं या मुगल वंश से पहले जिनने शासन किया है, तो दक्षिण का प्रवेश द्वार बुरहानपुर को कहते हैं। और बुरहानपुर में एक किला है जिसको हम कहते हैं असीरगढ़ का किला, या आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। असीरगढ़ का किला ताप्ती नदी के किनारे है। और दक्षिण का प्रवेश द्वार कहलाने का रीज़न ये है क्योंकि मध्य प्रदेश जो है ये भारत का हृदय प्रदेश है, यानी भारत के बीचों बीच है। अब अधिकतर राजा महाराजा जो हुआ करते थे, जैसे मुगल वंश हुआ, इससे पहले जो दिल्ली सल्तनत के वंश थे या राजपूतों के जो वंश थे, ये लगभग उत्तर भारत और पश्चिम भारत में थे। अब मध्य प्रदेश जो होता है इससे होकर तो आप दक्षिण भारत यानी महाराष्ट्र वगैरह, शिवाजी का जहाँ राजवंश था वहाँ जाना होता था। तो इस तरीके से
जब आपको दक्षिण में प्रवेश करना है, क्योंकि मध्य प्रदेश मध्य में, ऊपर जाएंगे उत्तर, नीचे जाएंगे दक्षिण, तो इसीलिए कहा जाता है दक्षिण का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं, बुरहानपुर को कहते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे बुरहानपुर को। और दक्षिण सबसे दक्षिणी जिला है और सबसे दक्षिण में कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र है। यह आप लोगों को पता ही होगा, मैंने पहले आपको बता दिया है। दोस्तों एक और बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है, नई किताबों में है ये, देवास। देवास का अगर आप संधि विच्छेद करें तो देव निकलता है, बाद में कुछ भी हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम हिंदी पढ़ नहीं रहे हैं। जब हिंदी पढ़ेंगे तो शायद अगर मैं कभी हिंदी आपको पढ़ाऊंगा तो विशेष रूप से संधियों के बारे में बताऊंगा। अभी तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट है नहीं, क्योंकि हमारा चल रहा है मिशन मध्य प्रदेश पुलिस, क्योंकि हमें लेना है वर्दी। हमारे स्लोगन भी है, अब वर्दी दूर नहीं और इस सर्दी लेके रहेंगे वर्दी। तो इस तरीके से देवों की जो भूमि है किसको कहा जाता है, देवास को, क्योंकि देवास में अगर संधि विच्छेद करें तो देव निकलता है, तो इसलिए देवास को कहा जाता है देवों की भूमि। ठीक है दोस्तों, सरल सा क्वेश्चन है, उज्जैन संभाग के अंतर्गत ये आता है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। इसके बाद आइए आप शिवपुरी पर। शिवपुरी जो है ये मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर है। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा है कि मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर कौन सा है, तो शिवपुरी है, जो कि ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये एक सरल सा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान है शिवपुरी, भगवान शिव की नगरी भी इसको कहा जाता है, और मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर है। इसके बाद आएंगे दोस्तों आप राजगढ़ पर। तो राजगढ़ में दोस्तों एक जगह है, उस जगह का नाम है नरसिंहगढ़। क्या नाम है, नरसिंहगढ़। बड़ा फेमस शहर है नरसिंहगढ़, यानी एक तहसील है राजगढ़ जिले के अंतर्गत नरसिंहगढ़। उस नरसिंहगढ़ को कहा जाता है मालवा का कश्मीर। क्या कहेंगे, मालवा का कश्मीर। अब दोस्तों क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले हैं, मध्य प्रदेश का कश्मीर कहा जाता है किसको, पचमढ़ी को, और मालवा का कश्मीर कहा जाता है किसको, नरसिंहगढ़ को, है ना। ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के अंतर्गत एक तहसील है नरसिंहगढ़, उस नरसिंहगढ़ को कहा जाता है मालवा का कश्मीर। और यहाँ पर दोस्तों एक बड़े फेमस यहाँ के महाराज हुए हैं, जिनको हम कहते हैं कुंवर चैन सिंह। क्या कहते हैं, कुंवर चैन सिंह। इतिहास इनका पढ़ना है हमें, कुंवर चैन सिंह का। ये मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद हैं और इनका संबंध नरसिंहगढ़ से है, क्योंकि ये नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे। ठीक है दोस्तों, तो राजगढ़ जिले के अंतर्गत आता है मालवा का कश्मीर, जिसको हम कहते हैं क्या, नरसिंहगढ़। तो मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर, ये सब क्लियर है। तो मैं आपको यहाँ थोड़ा साफ कर देता हूँ, तो थोड़ा स्पेस बन जाएगा। अब आप आ जाइए इंदौर पे। इंदौर में कल हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश की ये व्यावसायिक राजधानी है। व्यावसायिक राजधानी के बाद हमने पढ़ा था ये खेल राजधानी है, ये भी हमने पढ़ा था। और अब अन्य उपनाम अगर इसके देखें तो इसको मिनी मुंबई कहते हैं, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, मिनी मुंबई इसको कहते हैं। व्यावसायिक राजधानी, खेल राजधानी है, मिनी मुंबई है, औद्योगिक नगरी है। औद्योगिक नगरी किसको कहा जाता है दोस्तों, इंदौर को कहा जाता है। दूसरी विशेष बात, इसको अहिल्या नगरी भी कहा जाता है। क्या कहेंगे, अहिल्या नगरी। ठीक है, अहिल्या नगरी जो देवी अहिल्याबाई थी, अहिल्याबाई होलकरों ने शासन किया है कहाँ पर, मालवा क्षेत्र में। और मालवा क्षेत्र में विशेष रूप से आता है इंदौर, उज्जैन। और इंदौर राजघराने से थी अहिल्याबाई होलकर, तो उन्हीं की उपलब्धियों के कारण इसका उपनाम पड़ा अहिल्या नगरी। किसका नाम पड़ा है, इंदौर का। दोस्तों और भी इसको कहा जाता है, कपड़ों का शहर भी कहा जाता है इंदौर को, कपड़ों का शहर। क्या कहते हैं, कपड़ों का शहर, क्योंकि यहाँ पर सूती वस्त्र बनते हैं, इसके कारण एक और नाम इसका बन जाता है सूती वस्त्र राजधानी। सूती वस्त्र राजधानी किसको कहा जाता है, इंदौर को कहा जाता है। कपड़ों का शहर है, सूती वस्त्र बनाए जाते हैं यहाँ पर अधिकतर, सूती वस्त्र राजधानी कहा जाता है। दोस्तों वस्त्रों के लिए जो फेमस यहाँ का मार्केट है वो राजवाड़ा है।
तो ये भी परीक्षाओं में पूछा है। राजवाड़ा कहाँ पर है, तो ये है इंदौर में। ठीक है दोस्तों, अन्य और भी रीजन है इसके। व्यवसायिक राजधानी इंदौर को कहेंगे, खेल राजधानी मिनी मुंबई, औद्योगिक नगरी अहिल्या नगरी, कपड़ों का शहर, सूती वस्त्र राजधानी। और राजवाड़ा जो है यहाँ का एक मुख्य मार्केट है जो कि कपड़ों के लिए फेमस है। कहाँ पर है दोस्तों, ये सब इंदौर में है। तो इंदौर के बहुत सारे उपनाम हैं, अन्य नाम भी आपको मिल सकते हैं। तो मैं जितना कलेक्शन कर पाया हूँ वो आपको मैंने बताया है। ठीक है दोस्तों, इंदौर के बाद आप आइए उज्जैन। उज्जैन को कल हमने पढ़ा था कि उज्जैन को हम कहते हैं क्या, धार्मिक राजधानी या धार्मिक नगरी। कल ही अपन लोगों ने पढ़ा था मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानियाँ, धार्मिक राजधानी। इसके बाद हमने पढ़ा था इसको संस्कार राजधानी। क्या पढ़ा था, संस्कार राजधानी, संस्कार राजधानी या सांस्कृतिक राजधानी। संस्कार राजधानी हमने पढ़ा था कल इसको, संस्कार राजधानी। दूसरी बात दोस्तों, और अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको कहा जाता है मंदिर और मूर्तियों का नगर, मंदिर और मूर्तियों का नगर। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा है। पिछले पीएससी में भी ये आया था कि मूर्तियों के नगर के लिए फेमस है या मूर्तियां बनाई जाती हैं तो उज्जैन में बनाई जाती हैं। तो मंदिर और मूर्तियों का नगर उज्जैन को कहा जाता है। इसके बाद भाई ऑल वर्ल्ड में फेमस है भगवान महाकाल की नगरी, भगवान महाकाल की नगरी या महाकाल नगरी कहा जाता है किसको, उज्जैन को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद और विशेष क्वेश्चन बनता है कि मंगलनाथ की भूमि, मंगलनाथ की भूमि भी किसको कहा जाता है, किसको, उज्जैन को कहते हैं। महाराजा विक्रमादित्य भी हुए हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और इसके बाद कालिदास का जन्म भी यहाँ पर हुआ है, तो कालिदास की नगरी भी आप कह सकते हैं। मंगलनाथ की भूमि इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मंगलनाथ का मंदिर है दोस्तों। मंगलनाथ का मंदिर जो है, इसकी विशेष इम्पोर्टेंट बात होती है, मैंने आपसे कहा है कि कर्क रेखा जो होती है इस पे 21 जून को सूर्य लंबत होता है, और इस तारीख के दिन मंगलनाथ मंदिर पर जो होता है सूर्य एकदम लंबवत होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है मंगलनाथ मंदिर पे। ये कई बार क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा है। तो मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन को कहेंगे, मंदिर मूर्तियों का नगर है, महाकाल की नगरी है, मंगलनाथ की भूमि है, क्षिप्रा नदी के किनारे है, कुंभ का मेला लगता है। कहाँ लगता है, तो कहाँ स्नान करना चाहिए, तो राम घाट पर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और क्षिप्रा नदी के किनारे। ये क्वेश्चन भी ऐसा ही परीक्षा में पूछा हुआ है कि राम घाट कहाँ पर है, तो आप क्या कहेंगे, ये उज्जैन में है और क्षिप्रा नदी के तट पर है। जब कुंभ का मेला लगता है तो विशेष स्नान करने के लिए जिस घाट का वर्णन है इतिहास में, उस घाट का नाम है राम घाट। ठीक है दोस्तों, तो उज्जैन को लेकर ये कुछ तथ्य हैं उपनाम को लेकर जो पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों धार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है धार। धार के अंदर एक शहर है जिसको हम कहते हैं मांडू। धार के अंदर एक शहर है जिसको हम कहते हैं मांडू। दोस्तों इस मांडू के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, जितना बताऊं उतना कम है मांडू के बारे में। यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं मांडू को लेके मध्य प्रदेश के। यानी आपको मांडू के बारे में जानकारी होना ही चाहिए। दोस्तों मांडू को कहते हैं महलों की नगरी। क्या कहेंगे, महलों की नगरी। किसको कहा जाता है, मांडू को कहा जाता है महलों की नगरी। अब रीजन बनता है कि यहाँ महल है, इस कारण इसको महलों की नगरी कहा जाता है। तो महल कौन कौन से हैं थोड़े से मैं आपको बता दे रहा हूँ, वहाँ की इतिहास में हम सब पढ़ने वाले हैं महलों के बारे में। तो दोस्तों जहाज महल है, जहाज महल है, हिंडोला महल है, दाई महल है, असरफी महल है। जहाज महल, हिंडोला महल, दाई महल, असरफी महल, रानी रूपमती का महल, रानी रूपमती का महल। तो इतने सारे महल हैं, इसी के कारण तो इसको कहा जाता है महलों की नगरी। किसको कहेंगे, मांडू को। और किस जिले के अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे धार जिले के अंतर्गत।
और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पीतमपुर। पीतमपुर को लेके बनता है। पीतमपुर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शहर मध्य प्रदेश जीके के लिए। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि पीतमपुर किस जिले में है, तो आप कहेंगे सर धार जिले में है पीतमपुर। क्यों फेमस है, तो इसको कहते हैं एमपी का प्लस इंडिया का, एमपी का प्लस इंडिया का, इसको कहा जाता है ड्रेटाइट। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये ड्रेटाइट क्या है। भाई ड्रेटाइट कहा है तो कोई रीज़न होगा। भाई रीज़न ये है ड्रेटाइट, अगर आप उत्तर अमेरिका महाद्वीप में जाएं तो वहाँ पर आपको एक देश पड़ेगा जिसको यूएसए यानी अमेरिका कहा जाता है, और अमेरिका का एक शहर है ड्रेटाइट। उससे तुलना की है मध्य प्रदेश के पीतमपुर की, इसलिए कहा जाता है मध्य प्रदेश का ड्रेटाइट पीतमपुर। अब तुलना किस लिए की है, इसलिए की है कि भाई यहाँ पर बनाई जाती हैं मोटर गाड़ियाँ। क्या बनाई जाती हैं, मोटर गाड़ियाँ। और यहाँ पर भी क्या बनाई जाती है, मोटर गाड़ियाँ। तो यहाँ जैसा काम होता है वैसा का वैसा ही काम पीतमपुर में होता है, इसलिए ऑटोमोबाइल उद्योग। इसलिए क्या कहते हैं, ऑटोमोबाइल उद्योग किसको कहा जाता है, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए फेमस क्या है, पीतमपुर है। ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए क्या है, फेमस पीतमपुर में है। इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, मध्य प्रदेश का ड्राई फ्रूट, ऐसे कुछ क्वेश्चन है, याद नहीं आ रहा है, इसको आप छोड़ दीजिए थोड़ा सा। मध्य प्रदेश का ड्रेटाइट पीतमपुर को कहा जाता है, कहाँ पर है, तो ये धार जिले के अंतर्गत आता है। कहाँ पर है दोस्तों, धार जिले के अंतर्गत है। अब स्पेशल धार की अगर बात करें तो धार को कहा जाता है भोजनगरी। क्या कहेंगे, भोजनगरी। भोजनगरी क्यों कहते हैं, क्योंकि भोजनगरी यानी राजा भोज। राजा भोज बड़े ही फेमस मध्य प्रदेश के एक शासक हैं राजा भोज। राजा भोज ने यहाँ पर शासन किया है धार में, इसलिए राजा भोज के कारण ही इसको कहा जाता है भोज नगरी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर एक भोजशाला भी है। भोजशाला में है माँ सरस्वती का मंदिर और संस्कृत विद्यालय। कहाँ पर है ये, भोज में, यानी भोजशाला कहाँ पर है, धार में है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 क्वेश्चन इसको लेके बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आप कहेंगे कि भोज नगरी धार को कहेंगे, मांडू यानी महलों की नगरी कहाँ पर है, धार में है। दोस्तों और भी क्वेश्चन बनते हैं मांडू को लेके, ये क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इसको कहा जाता है महलों की नगरी, दूसरा इसको कहा जाता है आनंद का शहर। क्या कहेंगे, आनंद का शहर। इंग्लिश में क्या कह देंगे, वही सिटी ऑफ जॉय। इंग्लिश में कह देंगे सिटी ऑफ जॉय, आनंद का शहर। और दोस्तों जब मुस्लिम इतिहासकार यहाँ पर आए तो उन्होंने इसको नाम दिया सादियाबाद। क्या नाम दिया, सादियाबाद। तो ये मांडू को लेके कुछ तर्क हैं। मांडू यानी आनंद का शहर, सिटी ऑफ जॉय। सादियाबाद किसको कहा जाता है, मांडू को कहा जाता है। सिंपल से क्वेश्चन लगभग आपके क्लियर हैं धार जिले को लेके। इसके बाद हम जाते हैं मध्य प्रदेश के पेरिस में। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश का पेरिस कहा जाता है बड़वानी को। मध्य प्रदेश का पेरिस कहा जाता है किसको, बड़वानी को, बड़वानी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पेरिस, मध्य प्रदेश का पेरिस किसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश का पेरिस कहते हैं बड़वानी को। और बड़वानी को पेरिस कहने का रीज़न है कि दोस्तों पेरिस एक बेहद ही शानदार शहर है। आप अगर जाएं यूरोप महाद्वीप में तो आपको फ्रांस देश मिलेगा, उस फ्रांस देश की राजधानी है पेरिस। पेरिस फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जो कि सीन नदी के किनारे है। फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, सीन नदी के किनारे है। और पेरिस को कहा जाता है सुरा और सुंदरियों का नगर, यानी विश्व में सबसे सुंदर लोग होते हैं पेरिस फ्रांस के। और यहाँ पर विश्व की सबसे महंगी शराब बनाई जाती है जिसको शैंपेन शराब कहते हैं। तो दोस्तों ऐसे कोई तथ्य मध्य प्रदेश के बड़वानी में नहीं है कि आप देखें कि भाई यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा सुंदर होंगे कि शैंपेन शराब यहाँ पर बनती है। लेकिन कुछ यहाँ पर इसका जो शहर है
वो कहीं ना कहीं इससे तुलना खाता है, इसलिए इसको कहते हैं निमाड़ का पेरिस। किसको कहा जाता है? बड़वानी को। दोस्तों निमाड़ क्षेत्र क्या होता है? यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ सतपुड़ा मेकल श्रेणी या सतपुड़ा पर्वत का एरिया है, इधर मालवा का पठार है, तो बीच का जो क्षेत्र होता है वो निमाड़ कहलाता है। निमाड़ में क्या क्या आता है? तो खंडवा खरगोन विशेष रूप से आते हैं, उससे अलग होके बना बुरहानपुर, उससे अलग होके बना खरगोन से ये बड़वानी। तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? निमाड़ कहा जाता है। और निमाड़ का पेरिस किसको कहते हैं? बड़वानी को कहते हैं। एक सरल सा क्वेश्चन बनता है, लगभग आपको याद हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं रतलाम पर। रतलाम जो होता है दोस्तों, ये लॉन्ग सेब के कारण प्रसिद्ध है। किसके कारण? लॉन्ग सेब। आप लोगों ने देखा होगा अधिकतर सेब के जो पैकेट होते हैं वो मिलते हैं, अपन लोग खुद जाके जब दुकानों पे मांगते हैं कि भाई रतलामी सेब दे दो, तो रतलामी सेब कहाँ मिलते हैं? रतलाम में बनते हैं, इसलिए वो अपने यहाँ पर प्रचलन में है। तो लॉन्ग सेब के कारण प्रसिद्ध है क्या? रतलाम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर और भी रीजन है, अंगूर और संतरा के लिए भी ये फेमस है। अंगूर और संतरा के लिए भी ये जाने जाते हैं रतलाम। ठीक है दोस्तों, तो रतलाम के बारे में इतने ही तथ्य हैं, ज़्यादा कोई विशेष बात नहीं है। अब बचा दोस्तों मध्य प्रदेश का एकमात्र स्थान जिसको हम ग्वालियर कहेंगे। ग्वालियर, ग्वालियर को कहा जाता है तानसेन नगरी। तानसेन नगरी बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षाओं में पूछा है। ग्वालियर को कहा जाता है तानसेन की नगरी। ठीक है दोस्तों, तानसेन नगरी कहा जाता है किसको? ग्वालियर को। और तानसेन का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, तानसेन का नाम तो आपने सुना ही होगा। तानसेन के बारे में मैं एक थोड़ी सी कहानी आपको बता रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तानसेन को लेके, वो सारे उस कहानी में के अंतर्गत आपके आ जाएंगे। यहाँ पर आपको पता है ये रीवा जिला पड़ता है। रीवा, रीवा, रीवा के एक राजा थे रामचंद्र। रीवा के राजा रामचंद्र, वो जो राजा थे रामचंद्र, उनके दरबार में रहते थे तानसेन। और उस समय तानसेन को कहा जाता था राम तनु पांडे। क्या कहते थे? राम तनु पांडे। दोस्तों दो नाम बड़े फेमस हैं मध्य प्रदेश में, एक तो राम तनु पांडे और एक रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का नाम है और राम तनु पांडे जो है वो तानसेन का नाम है। दोनों आपको याद रखना है। पहले ये राम तनु पांडे के नाम से फेमस थे और रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में ये रहते थे। इनके संगीत के कारण ये इतने फेमस हुए कि इनकी कहानी पहुंची मुगल दरबार तक। मुगल दरबार तक इनकी कहानी पहुंची। उस समय भारत का एक महान सम्राट उस समय आगरा और दिल्ली का शासक था जिसका नाम था अकबर। क्या नाम था? अकबर। ठीक है दोस्तों, अकबर के पास जब ये कहानी पहुंची तो अकबर ने इनका संगीत सुनने के लिए इनको बुलाया आगरा में। और आगरा में जब इनका संगीत सुना तो वो काफ़ी इनसे प्रसन्न हुए, इनका संगीत उन्हें काफ़ी पसंद आया। तो अकबर के नवरत्नों में इनको शामिल कर लिया गया। ये भी क्वेश्चन बनता है कि तानसेन जो थे अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब नवरत्नों में शामिल होने के साथ ही अकबर ने इनको एक नाम दिया, कंटावरण वाणी विलास। कंटावरण वाणी विलास, ये उपनाम इनको दिया गया है अकबर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तानसेन को अकबर ने क्या उपनाम दिया है? कंटावरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने दी है तानसेन को। रामतनु पांडे इनका वास्तविक नाम था और तानसेन के नाम से ये काफ़ी फेमस हुए हैं। इसके बाद दोस्तों जब ये यहाँ पर इनके नवरत्नों में शामिल हुए तो जब दोस्तों इनकी मृत्यु हुई तो इनकी मृत्यु होने के बाद तानसेन की समाधि बनाई गई। तानसेन की समाधि। वैसे दोस्तों स्पेशल हमारा टॉपिक रहेगा समाधियों को लेके, लेकिन आपको थोड़ा सा एक यहाँ पर बता दिया है, तानसेन की बात निकली इसलिए। तानसेन की समाधि है कहाँ पर? ग्वालियर में है। तानसेन समारोह भी कहाँ होता है? ग्वालियर में होता है। संगीत को लेके एक समारोह होता है। कंटावरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने दी है, अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। एक बार की कहानी है दोस्तों, इनकी मृत्यु को लेकर भी काफ़ी एक कहानी प्रचलन में है। आप अगर यहाँ जाएं तो मध्य प्रदेश का अशोकनगर जिला है और अशोकनगर में एक जगह है जिसका नाम है चंदेरी। क्या नाम है? चंदेरी। चंदेरी में भी एक प्रसिद्ध संगीतक हुए हैं जिनका नाम था बैजू बावरा।
क्या नाम था? वेजू बावरा। अब दोस्तों एक सरल सी हम बात कहें, वेजू ऐसे इनका नाम है, वेजू बावरा। हम बावरा किसको कहते हैं? जो बावला यानी एक टाइप से बेंडा आदमी हो जाता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? बावरा कहते हैं। अरे ये तो बावरा हो गया। तो इसी कारण इनका नाम पड़ा बेजू बावरा। किसके कारण? ये एक महिला के प्रेम में हो गए बावरे, इसलिए इनका नाम पड़ा बेजू बावरा। और एक कहानी इनके ऊपर बनी। बड़े शानदार संगीतज्ञ थे। आप लोगों ने सुना होगा कि इस तरीके का कोई व्यक्ति होगा तो उसके मुंह से कहीं ना कहीं संगीत, कई कहानियाँ, कई ऐसे अजीबोगरीब तर्क आपको मिलते हैं। तो वेजू बावरा भी एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे उस समय, और तानसेन अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। तो दोस्तों ये वाली बात जो है अकबर तक पहुंची, और अकबर ने दोनों का कंपटीशन करवाया तो दोनों ने अपना अपना तर्क रखा। वेजू बावरा ने कहा, जब मैं गीत गाता हूँ तो कोयल तक मेरा गीत सुनने के लिए आ जाती है, मैं इस तरीके से गाता हूँ। और तानसेन जी ने कहा, जब मैं गीत गाता हूँ ना तो बेटा दीपक जल जाते हैं, इस तरीके से इन्होंने कहा। दोनों में कंपटीशन हुआ, बेजू बावरा से शुरू हुआ। बेजू बावरा ने गीत गाया तो वास्तविकता में कोयल गीत सुनने के लिए आ गई। सबसे सुनहरी, सबसे अच्छी आवाज़ कोयल की होती है। आपने सुना भी होगा, बहुत सारे गाने भी हैं, कोयल सी तेरी बोली, इस तरीके से। जब कोयल कोई गाना सुनने जाए तो उस व्यक्ति की आवाज़ कैसे होगी? मैं एक तुलनात्मक तरीके से सुना रहा हूँ, मैं कोई आपको गाना नहीं सुना रहा हूँ, एक उदाहरण मैंने आपको दिया है। वेजू बावरा कोयल गीत सुनने आ गई, और तानसेन ने जब गाना गाया तो उन्होंने कहा कि बेटा जब मैं गीत गाता हूं तो दीपक जल जाते हैं। और तानसेन ने जब गाना गाया तो उन्हें पता था कि दीपक राग गाते समय मेरी मृत्यु हो सकती है, लेकिन बात थी कंपटीशन की, जीतना जरूरी था। तो जब इन्होंने गीत गाया तो कौन सा गीत गाया? दीपक राग। और दीपक राग जैसे ही इन्होंने गाया तो आसपास के जितने भी दीपक थे सारे के सारे जलने लगे। यानी अब सीधी सिंपल सी बात है कि ऐसी कंडीशन तभी हो सकती है कि जब उसमें कोई देवीय भाव जुड़ा हो, और जिस व्यक्ति को देवीय भाव जुड़ने के बाद अगर उनके दर्शन होते हैं तो वो व्यक्ति कभी जिंदा नहीं रहता है। ऐसी कहावतें हैं जो कि धार्मिक संत वगैरह बताते हैं। तो इसी के साथ दीपक राग गाते समय इनकी मृत्यु हो गई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा के लिए बनता है दोस्तों। तानसेन की मृत्यु कौन सा राग गाते समय हुई? तो दीपक राग गाते समय तानसेन की मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये था ग्वालियर नगरी तानसेन के बारे में थोड़ा सा तथ्य। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तानसेन जो थे रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे। रामतनु पांडे इनके बचपन का नाम था। अकबर ने इनके गाना जो था ये प्रचलन में थे, तो अकबर ने इनका गीत सुनना चाहा तो उनके दरबार में बुलाया, और इनका गीत अच्छा लगने के साथ ही इनको नवरत्नों में शामिल कर लिया। कंठाभरण वाली विलास की उपाधि दी। तानसेन की समाधि प्लस तानसेन समारोह ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये थी एक सिंपल सी बात। बेजू बावरा चंदेरी से संबंधित है, चंदेरी में बेजू बावरा की समाधि है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा मैटर, मध्य प्रदेश के प्रमुख नगरों के उपनाम, इन सब को लेके। अब आप लोगों को विशेष रूप से ये सब वीडियो देखने हैं। एक बार बुक से पढ़ना है, फिर दूसरी बार वीडियो देखना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको रिवाइज करना है। पूरी मेहनत मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पिछले क्वेश्चन का जो आंसर दिया था मैंने उसका बीच में अनाउंस कर दिया है। देवेंद्र मीना भैया का नाम है जिसने आंसर दिया है। अब आज का जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, यहाँ से हम पूछेंगे आपसे किसी भी चीज़ के बारे में। तो थोड़ा सा आप अपना रजिस्टर और पेन उठा लीजिए, क्वेश्चन आपको नोट करना है। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत हम करते हैं क्वेश्चन की। तैयार हैं सब? ठीक है, तैयार हो जाइए दोस्तों। क्वेश्चन है कि तानसेन की समाधि तो आपको पता है कि ग्वालियर में है। तानसेन की समाधि कहाँ पे है? ग्वालियर में है। अब आपको तानसेन की जो समाधि बनी हुई है कहाँ पर बनी हुई है, किस तरीके से बनी है, किसने बनवाई है, क्योंकि इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य बनते हैं तानसेन की समाधि को लेकर। तो इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो तानसेन समाधि को लेकर आपको विशेष तथ्य डिटेल से पूरी की पूरी जानकारी देना है, क्योंकि यहाँ से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि राष्ट्रीय लेवल का क्वेश्चन है।
मध्य प्रदेश तो छोड़िए, आप राष्ट्रीय लेवल का क्वेश्चन बनता है तानसेन समाधि को लेकर, तो इसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा मैटर, मध्य प्रदेश के प्रमुख नगरों के उपनाम। दोस्तों हो सकता है कहीं पर कोई गलती हो गई हो, क्योंकि बड़ा एक मैटर था जिसको मैंने पूरा बताने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, अब पूरा का पूरा वीडियो आपको देखना है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। और वही बात जो आपसे बार बार कहते हैं वीडियो के अंत में, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ कमेंट्स के माध्यम से आंसर दें। अगर कमेंट्स भी आपको नहीं करना है तो दोस्तों नाइस वन तो आप लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का मैटर और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। जय मध्य प्रदेश।